हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में बसा एक प्यारा सा गांव सांगला। बांसपा नदी के किनारे बसे इस गांव की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। सांगला की इसी खूबसूरती का चित्रण हमारे कई लोकगीतों में भी किया गया है। वाली शारे लोलीशो हाय सांगला देशंग बोला गया है सबसे खूबसूरत है सांगला गांव। सांगला गांव के नामकरण के पीछे की कहानी भी बेहद ही दिलचस्प है। ग्रामवासियों के मान्यताओं के अनुसार कई वर्षों पहले सांगला गांव के स्थान पर एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। ग्राम देवता श्री बेरिंग नागस जी ने अपनी असीम शक्तियों से उस तालाब को बहाया और सांगला गांव की रचना की। रात खुलने के पूर्व का समय जिसे बोर डाउन कहा जाता है, इस वक्त देवता जी द्वारा तालाब को बहाया गया और सांगला गांव की रचना की। रात खुलने से पूर्व के समय को किन्नौरी में सांग कहा जाता है तथा ला का अर्थ होता है वैली। इस प्रकार सांगला का नाम सांगला वैली पड़ा। हमारी किन्नौरी कला एवं संस्कृति को सांगला वासियों ने आज भी उसी शान से संजोए रखा है। आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा सांगला की मशहूर होली का पर्व। आज भी होली का ये पावन पर्व उसी शान और उल्लास से यहाँ मनाया जाता है। होली के खूबसूरत रंग, पारंपरिक लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्रों की मनमोहक धुन, पौराणिक परंपरा, ये सब हमें केवल सांगला की होली में ही देखने को मिलता है। 3 दिन मनाए जाने वाला होली का ये पर्व एक मिसाल से कम नहीं है। होली के बाद यहाँ फागुली का त्योहार मनाया जाता है, जिसे फाग मेला भी कहा जाता है। फाग मेले का अभिप्राय है बसंत ऋतु की शुरुआत। हमारे किन्नौरी में कहा जाता है काला रिदंग संगे, जिसका अर्थ है हमारा काला समय अब समाप्त हो चुका है, यानी सर्दियों का जो कठिन समय है वो अब समाप्त हो चुका है। और फाग मेले के साथ होती है बसंत ऋतु की शुरुआत। फाग मेले की शुरुआत होती है सभी देवताओं के आशीर्वाद से। फाग मेले को भी रंगों का मेला कहा जा सकता है, लेकिन फाग मेले के जो रंग है वो दिखता है यहाँ के महिलाओं की खूबसूरत वेशभूषा में, दोरू, सोली, पट्टू और टोपी में लगे फूल में। फागुल का पीला रंग टोपी में लगे फूल नरकासन के रूप में दिखता है। इन खूबसूरत रंगों का समा फाग मेले में कुछ इस प्रकार बनता है। फूलों की माला देवताओं को भी भेंट की जाती है। फाग मेले के दिन जंगू नागस जी अपनी प्रजा के साथ होली के दिन पे अपनी खुशी बयां करते हैं। कल्पना से परे इस खूबसूरत फाग मेले में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फाग मेला का अर्थ ये होता है 3 दिन होली पर्व रंगों से खेलने के बाद अगले दिन सारे ग्रामवासी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन करके, पोशाक लगा करके, हमारे महिलाएं अच्छे अच्छे वस्त्र और जेवरात ग्रहण करके शान और शौकत के साथ ये आज का दिन जो फाग मेला मीन्स सपोज टू बी नाग साहब का खुद का मेला। सुबह नाग साहब अराउंड 10 बजे बाद निकलते हैं। निकलने के बाद जो है फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद नाग साहब भी होली मनाते हैं और होली का जो धुन है वो इतना अच्छा है हमारा, क्योंकि हमारा जो वाद्य यंत्र है यहाँ पर और लगभग जितने भी पर्व है हर पर्व का अलग अलग धुन है।
और आउट ऑफ विच ये जो होली पर्व का दून है वो एक एग्जाम्पल ही है। एक्चुअली यहाँ पर जो होली पर्व सांगला में इतना मशहूर हुआ है वो किस वजह से है? सिर्फ वाद्य यंत्रों की मेहरबानी है। नाग साहब का जो वाद्य यंत्र है, इसका जो धुन है वो इतना सुंदर है जिसका विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से जो फाग मेला है ऑन द नेक्स्ट डे, लास्ट डे, ऑन बिहाफ ऑफ श्री बैरंगनाथ जी ग्राम देवता सांगला, उनके माध्यम से एक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपना देवता साहब के बारे में बताना चाहूँगा, इनकी उत्पत्ति। महाभारत लड़ाई समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी देवताओं को उत्तराखंड में जो है स्थान विभक्त किया था। तो उत्तराखंड में स्थान विभक्त का कौन कौन सी जगह है? 5 खंड है, नेपाल खंड, केदार खंड, कुमांचू खंड, कश्मीर खंड और जालंधर खंड। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो कश्मीर खंड में आता है। तो जब भगवान कृष्ण ने इनको वहाँ पर स्थान ग्रहण किया था तो हमारे नाग साहब सबसे पहले उन्होंने गर्भ की धारण किया कश्मीर खंड के बैरिंग नामक तालाब के अंदर। तो उनका नामकरण जो है बैरिंग तालाब के अंदर उन्होंने ये ग्रहण किया था, वहाँ पर गर्भ की धारण किया था, उस नाम से इनका नामकरण बैरिंग लगा है। वहाँ से फिर आपको पता ही है कि माइग्रेट होकर के कुछ समय के बाद, ये नेचुरली बात है, ये देवी देवताओं का भी है, मानव का भी है, एक पुराना अगर हो जाता है तो वहाँ से माइग्रेट के नया स्थान में हम प्रवेश हो जाते हैं। इसी तरह से कश्मीर से माइग्रेट होकर ये उत्तरांचल के जो LOC है, तो इसके ऊपर उत्तरांचल और हिमाचल का जो वहाँ पर उस जगह का नाम है बोराड। तो पहला पुराना नाम था उसको बोराड और आज कहते हैं बोराल। हम तो हमारे जो एज पर किन्नौरी डायलेक्ट है उसके मुताबिक कुमो बोराल और बाहरी बोराल बोलते हैं। कुमो बोराल में क्या है, बहुत देर से बिग शीट ऑफ ए वाटर कंपाउंड, बहुत बड़ा तालाब है वहाँ पर, वहाँ उन्होंने गर्भ के धारण किया था। उसके बाद कुछ अवधि होने के बाद फिर वहाँ से प्रॉप्ति होकर बाहरी बोराल में आई। बाहरी बोराल होने के बाद सबसे पहले क्या है, हमारे 2 देवते एट ए टाइम वहाँ से प्रकट हो जाते हैं। तो 2 देवते कौन से प्रकट हो जाते हैं? श्री बैरंगनाथ जी सांगला और श्री बैरंगनाथ जी तांगनू, ये दोनों देवते हैं। अब क्या होता है कि इनकी जो शक्ति थी तो उस समय ये इतना सिद्ध थे, किम पुरुषा मीन्स इतने सिद्धि थे ये कि अपने शरीर को जैसा रूप धारण करना चाहते हैं वैसा रूप धारण करते हैं। एज पर माउथपीस ऑफ द ग्रॉक्स, उसको कहते हैं चिरानिंग। चिरानिंग के मुताबिक और नाग साहब का जो ऐतिहासिक गीत है उस गीत के मुताबिक श्री बैरंगनाथ जी ने अपना रूप, जो बॉडी है वो मुस डियर का और उसका जो हेड है वो मोनाल का, मोनाल का हेड और बॉडी मस डियर का, इस रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर वो उड़ान बढ़ते 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 यहाँ पर सांगला में पहुँचते हैं। जब यहाँ पहुँचते हैं तो नाग साहब ने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक कंपाउंड है, बहुत बड़ा तालाब था। तो उस तालाब को जो है अपने शक्ति से पैसेज दिया। अब पैसेज कब दिया? डस्ट एंड डाउन। डाउन को क्या बोलते हैं हम लोग किन्नौरी भाषा में? रात का खुलना। ऐसे किन्नौरी डायलेक्ट संग मीन्स रात का खुलना, ला मीन्स वैली। तो इस कंपाउंड को, इस तालाब को यहाँ से श्री बैरंगनाथ ने अपनी शक्ति से रात खुलते टाइम पर बहाया था, पैसेज दिया था। जब रात खुलते टाइम पैसेज दिया उसके बाद इसका नाम सांगला, ला मीन्स वैली, सांगला वैली पड़ा। इसका नामकरण इस तरह से पड़ा। 4 देवते हैं, तो आपको 2 देवतों के प्रॉपर्टी मैंने बताया था। अब जो मजला नाग साहब है, 2 देवतों के प्रॉपर्टी होने के बाद एज पर मैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू श्री बैरंगनाथ जी तांगनू 2 ब्रदर्स, जो पहला जिनकी उत्पत्ति हुआ था जुड़वा, तो 2 in 1। तो पहला वाला सांगला में उन्होंने स्थान को नियुक्त किया। उसके बाद दूसरा जो देवता साहब है वो भी बैरंगनाथ जी है, उन्हें तांगनू नामक, यानी ये आपका रोडू बेल्ट में तांगनू गांव है, वहाँ पर उनको स्थान भेजा। उसके बाद ये अराउंड 7th सेंचुरी के बिगिनिंग में लगभग, ये कोई गारंटी नहीं कि उसी में समय हुआ हो, तो इतना अनुमान है कि 7वीं शताब्दी के शुरू में ये मतलब नाग साहब की प्राप्ति हुआ है। ये दोनों देवतों की प्राप्ति 7th सेंचुरी के शुरू में हुआ है। उसके बाद मजला नाग साहब, मजला नाग साहब की प्राप्ति जो है 1869 में हुआ है, 1859 में। 1869 में बोरार से ही जब बैरंगनाथ जी अपने तीर्थ स्थान अपने ये भक्तों के साथ
नियुक्त करते हैं। ये 2 years आफ्टर, 3 years आफ्टर, 5 years आफ्टर इनके हुक्म से ही इनको बहरहाल अपने प्रॉपर्टी स्थान में जा करके शुद्धिकरण करते हैं। और वहाँ पर ये पूरा बॉडी जाति ने ऑन द जो मेन मास है, जिसको शिरमुखंग बोलते हैं, शिरमुख बोलते हैं, शिरमुख जाति है वहाँ पर, और तालाब में उसको छोड़ा जाता है। तो ये मजला नागसार की उत्पत्ति है। जब मजला नागसार 1869 में जब इनकी उत्पत्ति हुआ था, तो उसमें यहाँ पर दैत्यों का एक साम्राज्य था। तो यहाँ पर राक्षस, जिनको कि लगभग आप ये समझिए किसी को 1000 years तक का वरदान था जीने का, किसी को 100 years का वरदान दिया होगा इस तरह से। तो ये देवता जब प्रकट हुए तो इन्होंने सारे यहाँ पर जो दैत्य है उनका संहार किया था। उसके बाद 1954 में 1953 में प्रकट हुए थे सबसे छोटा देवता साहब, जिसको भीर देवता कहते हैं। 2 बैरंगनाथ जी का, एक भीर देवता है। तो ये बीजो बादलो हम लोग बोलते हैं बीजो बादलो चोर चापट, यानी चोरी अगर गांव में होता था तो छोटे नाग साहब को पूछा जाता था, चोरों को पकड़ते थे। इतना शक्तिशाली देवी देवते हैं हमारे पास। तो इस तरह से 53 में उत्पत्ति हुआ सबसे छोटे देवता साहब का, और 54 में जा कर के उनका जो है रथ तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास ग्राम देवते हैं, बैरंगनाथ जी, मजला नाग जी और छोटे बीर जी, 3 देवते सांगला में हैं। और इस साल यहाँ पर चौथा देवता है, रोडूबेल से आए हुए हैं, तांगलू से आए हुए हैं श्री बैरंगनाथ जी। तो 4 देवते हैं। आज थापा सारिंग में गैदर हुए हैं, तो किस मकसद से यहाँ पे आए हैं हम? ऐसा है, 3 दिन होली खेला, उसके पश्चात आज फाग मेला है। तो यहाँ ऐसा रिवाज है, अलग अलग लोकेशन का इनवाइट करते हैं। तो इस बार ये थापा सारिंग लोकेशन में जो है इनवाइट किया है होली वालों ने, और थापा सारिंग के जो निवासी हैं और ये होली में जितने कार्यकर्ता लोग हैं इन्होंने हमको इनवाइट किया है। तो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं।
हमारे जाऊनाह जी है अपनी प्रजा के साथ बहुत ही जुड़े हुए हैं उनका बल्कि मैं सांगला के बारे में कहूँ तो जाऊनाह जी सबसे ज़्यादा पब्लिक में रहते होंगे। हर 15वें दिन वो उनका जो है ना बाहर निकलना, फिर हमारे समाज के सभी दुख दर्द को सुनना समझना। जहाँ तक देव शक्ति का मामले में जो आस्था का विषय आता है, कईयों को लगता है कि ये क्या है या क्या नहीं है, तो उनके मूवमेंट जो शक्ति है उसकी व्याख्या थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए भी। जैसे कुछ शक्तियाँ तो ऐसी होती ना, उसको हमारे जैसे भजंत्री बाइयाँ हैं, वो एक मतलब इस तरह का धुन होता है जो स्पेशल होता है, वो शक्तियों को जागृत कर लेते हैं। उनमें वो कला है भजंत्रियों में ना कि उनके जो स्पेशल धुन है और सभी शक्तियों को उठाने के अलग अलग धुन हैं और उनको जगाया जाता है और हमारे जो माली हैं उनके अंदर प्रविष्ट कराते हैं जो आदेश है तो हमारे गुर, जिसे गुर भी कहते हैं, गुर या माली के माध्यम से गाँव को बताया जाता है। बाकी फिर और दूसरे तो फिर नागेश के अपने मूवमेंट होते हैं, उसके ज़रिए बताते हैं कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। इस गांव में हमारे जाऊनाह जी की कृपा से दान, धर्म, न्याय और प्रकृति पे काबू, ये शक्तियाँ विद्यमान हैं। अभी तक भी यहाँ पे दान की भी प्रथा है, धर्म की भी प्रथा है और दंड की भी प्रथा है, क्योंकि दंड के बगैर न्याय नहीं होता। शायद हमारे किन्नौर के कल्चर का ये खूबसूरत उदाहरण हो सकता है कि हमारे यहाँ पे ना दहेज की वजह से किसी बेटी को जलाया नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस सोसाइटी में ऐसी शक्तियों का ज़रूरत है। डर है, क्योंकि डर होना ज़रूरी है। यहाँ हमारे किन्नौर में बोलते हैं कि सोरे चिनंग मीन्स 18 धुन। जो 18 धुन है हमारे पुराणों में, जैसे 18 पुराण हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो भजंत्री भाई हैं एक्चुअल सांगला में ही 18 धुन बजते हैं। अभी तक भी ऑथेंटिक जो 18 धुन सोरे चिनंग बजता है वो सांगला के भजंत्री बजाते हैं। तो मैं अपने इस कल्चर को बचाए रखने के लिए, हमारी संस्कृति को इतना शानदार योगदान देने के लिए मैं अपने भजंत्री भाइयों का भी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनकी कामयाबी के लिए जाऊनाह जी से प्रार्थना रहेगा। हमेशा से ही हमारी होली क्लब का सराहनीय प्रयास रहता है। हमारे गांव के जितने भी बुद्धिजीवी है या हमारे समाज के जो वरिष्ठ नागरिक है उनका सम्मान किया जाता है। इससे पहले शिक्षकों का सम्मान किया गया था, जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे। पिछले बार हमारे गांव की बुजुर्ग माताओं का सम्मान किया गया था। इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे गांव से जिन्होंने हमारे भारतीय सेवा सेना में या आर्म फोर्सेस में सेवा किया है, उनसे जो सेवानिवृत्त हुए उनका सम्मान किया जा रहा है। तो इस बार का जो होली पर्व है वो हमारे रिटायर्ड सैनिकों के सम्मान में मनाया जा रहा है। फिर हमारे यहाँ के युवाओं का बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं। हालांकि युवाओं में एक तरह से कहीं ना कहीं एग्रेशन होता है, लेकिन सांगला में थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर बहुत कंट्रोल है हमारे युवाओं का। इसी वजह से जो देश विदेश के पर्यटक हैं यहाँ पे बड़े आसानी से घुल मिल जाते हैं और मतलब इंजॉय करते हैं। और एक चीज़ मतलब हमारी होली में ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो जेंडर इक्वालिटी है, यहाँ मतलब जो पुरुष कर सकते हैं, महिलाओं को भी वो सब करने की पूरी आज़ादी है, छूट है, वो खुल के एंजॉय करते हैं। बल्कि कई बार तो होली में उनकी तादाद पुरुषों से भी ज़्यादा होती है। तो हम सभी सांगला के जितने भी युवा वर्ग है, चाहे हमारे महिला मंडल है और हमारे ग्रामवासी और हमारे पूर्वज जिन्होंने इस परंपरा को यहाँ पे चलाए रखा, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और भगवान से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वीडियो में हमने जाना सांगला गांव के बारे में, जाना सांगला गांव के नामकरण के पीछे की कहानी, जाना यहाँ के ग्राम देवताओं की प्राप्ति के बारे में, यहाँ की दैविक शक्तियाँ, पौराणिक कला एवं संस्कृति को भी बेहद ही करीब से समझा और जाना तथा फाग मेले के इन खूबसूरत रंगों की भी अनुभूति करीब से की। इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी आप सभी से विदा और जल्द मिलेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक गांव में एक अनोखे त्योहार में।